एक ऐसा कातिल जिसने एक हत्या छुपाने के लिए 9 और कत्ल किए। बिहार से तेलंगाना गए संजय को काम के दौरान एक लड़की से प्यार हो जाता है और लड़की का नाम था सफीना। कुछ समय बाद ये प्यार ऐसा मोड़ लेता है जहां एक के बाद एक करके कुल 9 लाशें गिरा दी जाती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विवेक चौधरी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया था और लॉकडाउन की वजह से जो मजदूर बाहर काम कर रहे थे वो वहीं फंस कर रह गए थे। कुछ लोग मजबूरी में अपने घर की तरफ पैदल ही निकल पड़े थे। वहीं तेलंगाना के वारंगल जिले के गोरेगुड्डा गांव में एक साईं दत्ता ट्रेडर्स नाम की एक जूट की बोरी बनाने वाली फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर लोग बिहार और बंगाल से थे, मगर लॉकडाउन की वजह से इस फैक्ट्री का काम भी ठप हो गया था। यहाँ काम करने वाले मजदूर भी यहीं कैद होकर रह गए थे। अब बात आती है मई महीने की। लॉकडाउन चल ही रहा था कि जब फैक्ट्री के मालिक भास्कर को कुछ बोरी का ऑर्डर मिलता है और ऑर्डर मिलने पर भास्कर अपने एक एम्प्लॉय को बोरी पहुंचाने के लिए बोल देता है और मालिक की बात मानकर नौकर ऑटो लेकर फैक्ट्री पहुंचता है और दरवाजा नॉक करता है। लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। थोड़ी देर बाद वह दूसरे गेट से अंदर जाकर आवाज लगाता है, लेकिन फैक्ट्री में चारों तरफ सन्नाटा था और लाइट भी बंद थी। अब वो नौकर वहां से लौटता है और मालिक को खबर देता है और बोलता है कि फैक्ट्री के अंदर तो कोई भी मजदूर नहीं है, जबकि वहां कम से कम 10 लोगों को होना चाहिए था। भास्कर ये जानकारी अपने पार्टनर को देता है। अब भास्कर और उसका पार्टनर दोनों कुछ लोगों के साथ फैक्ट्री तक पहुंचते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन मजदूरों का कोई पता नहीं चलता है। अब तलाश करते हुए कुछ लोग फैक्ट्री के पास बने कुएं के पास पहुंचते हैं। जब वो लोग कुएं में देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं और भास्कर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि कुएं में 4 भरी हुई बोरी तैर रही हैं। अब भास्कर का पार्टनर तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। करीब 20 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है और कुएं से उन बोरियों को निकाला जाता है। दोस्तों, बोरी से शक के मुताबिक ही मजदूरों की लाश निकलती है और वो कुल 4 लाशें थीं, जिनका नाम था मकसूद आलम, निशा, बुसरा खातून और बबलू। 5 लोग अभी भी लापता थे, लेकिन इनका कोई अता पता नहीं था। निशा मकसूद आलम की पत्नी थी और बुसरा खातून और बबलू मकसूद आलम के बच्चे थे। अब पुलिस की टीम फैसला करती है कि कुएं के नीचे तक की जांच की जाएगी। अगले दिन जब पुलिस की एक टीम कुएं के नीचे उतरती है तो वो सब शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुएं के नीचे से 1-2 नहीं, कुल 5 लाशें और मिलती हैं। पुलिस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच शुरू कर देती है। जांच चल ही रही थी कि दूसरी तरफ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें लिखा था कि सभी की मौत 20 मई 9 बजे से लेकर 21 मई सुबह 5 बजे के बीच में हुई थी। मतलब कुल 8 घंटों में 9 कत्ल। अब तक पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन अगले दिन सुबह एक अनजान आदमी पुलिस स्टेशन आता है और 2 मोबाइल फोन देता है और बोलता है कि ये फोन फैक्ट्री के पास खड़े ट्रैक्टर के नीचे पड़े थे। अब पुलिस को लगा कि शायद ये मोबाइल एक अच्छा सबूत बन सकते हैं। जांच में पता चलता है कि ये मोबाइल किसी और का नहीं है, ये उन्हीं कत्ल हुए लोगों में से 2 लोगों का फोन है, जिसमें एक फोन मजदूर सियाराम का है और दूसरा फोन मकसूद की पत्नी निशा का है। अब पुलिस वहां लगे सीसीटीवी की जांच करती है और वो देखते हैं कि एक साइकिल सवार 20 तारीख को शाम को उधर आता है और 21 की सुबह वापस जा रहा है। अब पुलिस उस व्यक्ति को उठाती है और उस व्यक्ति का नाम था संजय कुमार यादव, जो 6 साल से तेलंगाना में नौकरी कर रहा था। अब पुलिस संजय से पूछताछ करती है तो पहले तो संजय 9 लोगों के कत्ल से अपना पल्ला झाड़ रहा था और उन सबको अपना दोस्त बता रहा था, मगर जब पुलिस उसे अपने तरीके से पूछती है तो संजय स्वीकार कर लेता है और बोलना शुरू करता है और संजय जो खुलासा करता है उससे सबके होश उड़ जाते हैं। संजय बोलता है कि मैं 2014 में तेलंगाना काम के सिलसिले से आया था और यहीं मेरी मुलाकात मकसूद से होती है, जो वहीं फैक्ट्री में काम भी किया करता था। मकसूद संजय को भी वहीं काम दिला देता है
इस फैक्ट्री में मकसूद का पूरा परिवार काम किया करता था और साथ में मकसूद की एक रिश्तेदार सफीना भी काम करती थी। सफीना का तलाक हो चुका था और वो अपने 3 बच्चों के साथ उसी फैक्ट्री में काम करती थी। समय बीतता है और संजय और सफीना यहीं काम करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब संजय और सफीना साथ रहने लगे थे, लेकिन इनके रिश्ते में कड़वाहट तब आ जाती है जब सफीना को शक होने लगता है कि अब संजय उसकी 16 साल की बेटी पर भी गंदी नजर रखने लगा है। जब सफीना संजय से ये बातें पूछती है तो संजय इन सब बातों से इनकार कर देता है और बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सफीना अब संजय पर नजर रखने लगी थी और शादी के लिए दबाव बनाने लगी थी। कई बार संजय बहाने बना देता, लेकिन सफीना के दबाव में आकर वो शादी के लिए हाँ कर देता है। अब सफीना संजय को साथ लेकर बंगाल जाती है अपने माता पिता के पास, लेकिन संजय का इरादा कुछ और था और वो सफीना से नहीं बल्कि उसकी लड़की से प्यार करने लगा था। अब संजय और सफीना बंगाल के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ दूरी निकलने पर संजय सफीना को छाछ पीने के लिए देता है, मगर साजिश से अनजान सफीना वो छाछ पी लेती है जिसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई थी और वो बेहोश हो जाती है। सफीना के बेहोश होते ही संजय उसके दुपट्टे से उसका गला घोट देता है और फिर जब ट्रेन आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले के देदेपल्ली गोडाउन पहुंचती है तो वहां पर संजय रफीका को ट्रेन से धक्का मार देता है। अगले दिन रेलवे पुलिस सफीना की लाश का पोस्टमार्टम कराती है, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं कर पाती है। यहीं दूसरी तरफ संजय सफीना को ट्रेन से धक्का देने के बाद ट्रेन से उतर जाता है और वापस वारंगल पहुंच जाता है। जब संजय फैक्ट्री में अकेला पहुंचता है तो सफीना के बच्चे उससे माँ के बारे में पूछते हैं। संजय बच्चों से बोलता है कि सफीना अभी वहीं रुक गई है अपने माता पिता के पास। अब ये सुन निशा सफीना को फोन करती है और सफीना का फोन न लगने पर निशा को शक होता है और वो इस बारे में अपने पति मकसूद को बताती है। अब जब मकसूद संजय से पूछता है कि सफीना कहाँ है तो संजय वहां से भाग जाता है और अब संजय मकसूद और निशा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। तारीख थी 20 मई, मकसूद के लड़के बबलू का जन्मदिन था। उस दिन संजय भी वहां पहुंचता है और वो अपने साथ 60 नींद की गोलियां भी ले जाता है जिन्हें वो चुपके से दाल में मिला देता है। जब वहां मकसूद का पूरा परिवार उस दाल को खाता है तो वो सब बेहोश हो जाते हैं। जब संजय सबको बेहोश देखता है तो वो एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देता है, जिनमें से एक सियाराम भी थे। संजय सबको मारकर पास ही के कुएं में डाल देता है। अब जब पुलिस संजय के फोन को चेक करती है तो उससे क्लियर हो जाता है कि सफीना को संजय पर शक था और वो शक बिल्कुल सच था। पुलिस संजय को तमाम धाराओं के साथ जेल भेज देती है और साल 2023 में निचली अदालत के फैसले के अनुसार संजय को धारा 302, 380 और 354 सी के तहत दोषी करार दिया जाता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, अभी संजय के पास ऊपरी अदालत का रास्ता खुला हुआ है और वो अभी जेल में अपनी सजा काट रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।